डीएनए का वो भाग जो सूचना देता है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने वाली, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? जो होते हैं बेटा गुणसूत्र हमेशा कोशिका विभाजन के समय दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे? सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड्स के मिड में होता है, उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है किस बेसिस पर? सेंट्रोमियर के बेस पर कितने टाइप के होते हैं और उनका शेप कैसा होता है। ये जो टीलो, कभी अपनी 5 से 10 साल पुरानी फोटो देखना और अभी को देखना, तो आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या अंतर देखने को मिलेगा? आप वृद्धि कर चुके हैं, पहले से बड़े आकार के हो गए हैं, थोड़ा बहुत चेहरा भी बदला होगा, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आपका जो 5-10 पहले वर्जन था और अभी में ये जो आकार बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है? या फिर मैं बोलूं आप में और जिराफ में क्या अंतर है? आप बोलोगे उसमें 4 पैर होते हैं, हम लोगों के 2 होते हैं, वो तो है, लेकिन सेल के बेस पे क्या अंतर है? उसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन सेल तो सेम साइज की रहती है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बस उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती हैं। ऐसे ही आप में और आपके पहले 5 साल में जो आपकी फोटो है उसमें और अभी में अंतर क्या है? आपके अंदर सेल की संख्या बढ़ चुकी है, इस वजह से आपका आकार बड़ा लग रहा है। तो ये सेल का नंबर बढ़ता कैसे है, आज हम लोग इसी को समझेंगे। जो सेल का नंबर बढ़ता है, जैसे आपका हाथ वगैरह का स्किन देखा होगा, कभी कभार स्किन निकल जाता है, निकलती, जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, फिर नई स्किन आ जाती है। ये भी क्या है? नई सेल्स बन रही है। कोई भी सजीव है उसमें पूरा जीवन पर्यंत उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, कोशिका विभाजन होता रहता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती जाती हैं। यही आज हमको समझना है, कोशिका विभाजन। तो कोई भी सजीव होगा उसको जीवन भर में बहुत सारी पुरानी कोशिकाओं को हटाना होता है और नई कोशिकाओं को बनाना होता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कोशिका विभाजन कह देते हैं। कोशिका विभाजन एक कोशिका चक्र के थ्रू होगा। जैसे समझिए कि कोई एक सेल है, ये कोई सेल है, कोशिका है, ये क्या करेगी? सबसे पहले इसको खाने पीने को मिलेगा तो ये करेगी वृद्धि। क्या करेगी? वृद्धि करेगी, ग्रोथ होगी। इसमें क्या होगी बेटा? ग्रोथ होती है, ग्रोथ होगी, ये बड़ी हो जाएगी। अब ये सेल इतनी बड़ी हो जाती है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, वो पूरी सेल पे कंट्रोल नहीं बना पाता। जैसे घर पर मम्मी जो हैं वो अच्छे से घर को कंट्रोल कर लेती हैं, जब नॉर्मल घर के काम वगैरह होने हैं, खाना पीना बाकी सब मैनेज करना आता है। लेकिन जब आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन, अचानक से शादी पार्टी या फिर कोई बर्थडे इवेंट वगैरह है, बड़ा सा इवेंट है, तो उसको वो अकेले मैनेज नहीं कर सकती, उनको काम को डिवाइड करना पड़ेगा, किसी को कुछ काम दे देंगे, किसी को कुछ काम दे देंगे, मतलब विभाजन हो जाता है चीजों का। वैसे ही सेम यहां पर है, जैसे ही सेल का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल पे पूरे पे नहीं रहता, तो वो क्या करता है? इस सेल को विभाजित कर देता है। क्या कर देता है? विभाजित कर देगा, 2 पार्ट में बांट देता है, फिर हो जाएगा विभाजन। क्या हो जाएगा? विभाजन, डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन होके नई कोशिकाएं बन जाती हैं, नई कोशिकाएं बन जाएगी। यही सेल साइकिल है। कोई भी सेल होगा, अब ये जो सेल बनी है ये भी इनको खाने पीने को मिलेगा, ये वृद्धि करेंगी और वृद्धि करके फिर विभाजन करेंगी, फिर नई कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, विभाजन करेंगी, फिर नई कोशिकाएं वृद्धि करेंगी, विभाजन करेंगी। मतलब यही साइकिल चलती रहती है कि कोशिका क्या करती है? वृद्धि करती है, फिर विभाजित होती है, वृद्धि करती है और विभाजित हो जाती है। इसी को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। जो भी कोशिका विभाजित होती है उसको जनक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक कोशिका बोलते हैं, पेरेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट सेल बोलेंगे। जो भी सेल डिवाइड हो रही है उसको क्या कहेंगे? पेरेंट सेल कहेंगे, मदर सेल, पेरेंट सेल आप बोल सकते हैं। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं, ये नई कोशिकाएं बनी हैं, इनको बोलते हैं पुत्री कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिकाएं बोला जाता है। डॉटर सेल्स क्या बोला जाता है? डॉटर सेल्स बोला जाता है। तो जो विभाजित हो रही है वो है जनक कोशिका, और जो नई बनी है उनको क्या कहेंगे? पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स कहते हैं।
अब लड़कों को लग रहा होगा हमारे साथ अन्याय हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डॉटर सेल्स बोला, पुत्र कोशिका क्यों नहीं बोल दिया, सन सेल क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि जो नेचर ने जो डिवीजन का पावर है, नई लाइफ को बनाने का पावर है, इसे फीमेल्स को दे रखा है। उन्हीं में डिवीजन करवा के वो एक नई लाइफ को बना सकती हैं। ऐसे इसलिए इसको डॉटर सेल कहते हैं, क्योंकि यही आगे चल के नई कोशिकाएं बनाएंगी। तो ये डॉटर सेल है, कोई अन्याय नहीं, सिंपल से नाम है। तो जनक कोशिका जो डिवाइड करेगी और जो बनेगी वो पुत्री कोशिकाएं होंगी। ये एक चक्र है, इसको बोलेंगे कोशिका चक्र। क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका चक्र। तो इसको आप नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं इसको, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो कोशिका चक्र है, जैसे ये सेल डिवीजन हो रहा है, अभी अचानक से नहीं हो जाता, इसमें बड़ा प्रोसेस लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत भी सेल डिवीजन यहां वहां हुआ तो बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। अगर कंट्रोल्ड मैनर में ना हो तो कैंसर तक कर सकता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही क्या है? कैंसर होता है, ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर हो जाता है, समझे? इसलिए बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में ये डिवीजन परफॉर्म किया जाता है। इसको कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। वैसे आपको ये 11th में पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट अभी समझ लो ताकि सेल डिवीजन अच्छे से समझ में आए। कोशिका चक्र मेनली दो अवस्थाओं में है, एक तो अंतरावस्था और एक ये पूरी जो दिख रही है इसको बोलते हैं विभाजन अवस्था। क्या बोलते हैं? ये अंतरावस्था और ये वाली विभाजन अवस्था होती है। अंतरावस्था को रेस्ट फेज भी बोला जाता है। ऐसा लगता है कि कोशिका कुछ कर ही नहीं रही है, कोशिका आराम कर रही है, और जब उसमें विभाजन वाला फेज चालू होता है तब लगता है कि हाँ विभाजन चालू हो गया है। लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो रेस्ट फेज में ही होता है, अंतरावस्था में ही होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, तो क्या आप रैंडमली किसी भी दिन निकल जाएंगे? उसके पहले कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो करनी होती है। जब आप कई सामान लेने आएंगे, कुछ मार्केट जाएंगे, बैग लेना है, कपड़े लेने हैं, ये सामान लेना, वो सामान लेना है, तो जो पहले का प्रिपरेशन फेज होता है उसी में सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है। और फिर लास्ट में जिस दिन जाना होगा, ट्रेन है, बस है, एक गाड़ी है, उठाए बैग और चल दिए, तो वो डिवीजन फेज हो जाएगा। ये तुरंत होता है और इसमें टाइम लगता है। मान लीजिए जैसे कोई एक सेल है, जैसे एस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है। क्या बोले बेटा? ई कोलाई एक इधर भी बना देते हैं, जैसे ये है एक ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसका जो सेल डिवीजन है ये हर एक सेल को कितनी देर में डिवाइड कर लेता है? हर 20 मिनट में 1 से 2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 से 2 बन जाएगा। एस्चीरिया कोलाई में क्या ताकत है? ये हर 20 मिनट में 2 बन जाते हैं, फिर 2, फिर 2। लेकिन जो 20 मिनट का साइकिल है ना, इसमें से इसके 19 मिनट जो हैं वो सिर्फ अंतरावस्था में होंगे, रेस्ट फेज में होते हैं, और लास्ट के 1 मिनट में ही डिवीजन होके वो नए 2 बन जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रेस्ट फेज ही होता है। जैसे आपका अभी 9th का प्रिपरेशन चल रहा है, आप प्रिपेयर करेंगे, लास्ट में आपके फाइनल एग्जाम होंगे 7-8 दिन में खत्म। पूरा साल गेम है ना, 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो आप मेहनत तो पहले किए ना, अचानक से थोड़ी ना आप पेपर दे आएंगे अचानक से और पास हो जाएंगे। ऐसा होता भी है, कुछ बच्चे करते भी हैं। यहां पे अभी हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल क्या होगा? 2 प्रकार से विभाजित होगा। एक तो अंतरावस्था होगी इसमें, और दूसरी क्या होगी? विभाजन अवस्था होती है। मैंने इसको कुछ और पार्ट्स में भी बांटा है। वैसे तो इसके और भी फेजेस होते हैं, जैसे अंतरावस्था, जिसको रेस्टिंग फेज या रेस्ट फेज बोलते हैं, इसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक तो G1, S और G2। आपको याद हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 11th में पढ़ना होता है। अंतरावस्था में ये 3 फेज होते हैं। इसमें से जो S अवस्था होती है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है? डबल होता हुआ यहां पे दिखाई देता है। जैसे आपने सिंगल कली पढ़ा था, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है। कोशिका विभाजन की अवस्था में होगा। जब इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा तो यही जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसा? कुछ इस प्रकार से ये कॉपी बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉपी बना लेगा, जिससे ये
डिवाइड करे तो आधा आधा जो है दो पार्ट में हो जाए, बराबर बराबर चीजें मिले। तो ये होगा डीएनए रेप्लिकेशन। कहां होता है? अंतरावस्था में होता है। कहां होता है? अंतरावस्था में, यहीं पे कर लेते हैं। और फिर ये केंद्रक विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्रक पावर हाउस तो नहीं बोलेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल है, ड्राइवर ऑफ द सेल है। सारा डीएनए, मेन डीएनए वहीं पे पड़ा हुआ है। वो एक प्रकार से रुपए पैसे वाला सीन हो गया है। रुपए पैसा, वसीयत, बहुत सारे चीजें वो उसी जगह पे है। तो सबसे ज्यादा बंटवारे में इसी चीज का ध्यान रखा जाएगा कि बराबर बराबर हिस्से में उतना रुपए बटे, जितनी जमीन है बराबर बराबर बटे। तो केंद्रक का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है। आपके में उतना डिटेल नहीं दे रखा है तो मैं जाऊंगा भी नहीं, अभी सिंपल सा समझते हैं। केंद्रक विभाजन यहां पर होगा। इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। इसमें केंद्रक विभाजन होता है। जब केंद्रक बढ़ जाता है तो फिर बाद में क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है या कोई भी सेल है, ये यहां से चालू हुई है। पहले कौन सी अवस्था आएगी? अंतरावस्था आएगी। फिर केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका विभाजन होके ये दो नई सेल बना देगा। दो नई सेल बना देगा। यही क्या है? कोशिका चक्र है। यही क्या है? कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। एक बैक्टीरिया का बताया जैसे 20 मिनट में होता है। ह्यूमन में जो सेल्स होती हैं अलग अलग टाइम पे डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन जनरली 24 घंटा लग जाता है एक सेल को डिवाइड होने में। और ये लगातार डिवीजन करती हैं। 24 घंटे में से मान लीजिए 23 घंटे तो रेस्ट अवस्था होगी और 1 घंटे में ही पूरा ये डिवीजन वगैरह हो जाता है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये वाली अवस्थाएं क्लियर दिखाई देती हैं सेल डिवीजन की। वैसे भी बहुत सारी सेल्स जो हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल जो हैं पर डे ह्यूमन में नई बन जाती हैं। किसकी मदद से? कोशिका विभाजन की मदद से। तभी मैं या आप इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं, नए सेल्स बने हैं। ये जो कोशिका विभाजन है मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। जैसे लिखा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है द्विविभाजन। क्या होता है? द्विविभाजन होता है। बाइनरी फिशन। क्या होता है बेटा? बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी मतलब 2 और फिशन मतलब टूट जाना। मतलब कोई एक सेल जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? द्विविभाजन कहेंगे। और ये कहां होता है? ये सरलतम जीवों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? सरलतम जीवों में पाया जाता है। जीवों में देखने को मिलता है। जैसे अमीबा हो गया बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब पढ़े हैं ना। इनमें द्विविभाजन देखने को मिलता है। क्या होगा इसमें? सिंपल सा, जैसे एक अमीबा बना दें। ये अमीबा है। ये अमीबा पहले क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। क्या करेगा बेटा? ग्रोथ करेगा। खा पी के काफी बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ये लो अमीबा इतना बड़ा होगा। अमीबा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसका क्या होगा? पहले अमीबा बड़ा हो गया ग्रोथ अवस्था में, फिर इसका केंद्रक विभाजन होगा और बढ़ के 2 छोटे छोटे नए अमीबा बना देगा। 2 छोटे छोटे नए अमीबा बना देगा। ये सिंपल सा क्या है? द्विविभाजन है। ये कैसा है? द्विविभाजन होता है। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और बहुत सारे और सरल जीव जो होते हैं उनमें द्विविभाजन देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग तो सरल जीव नहीं है। हम लोग एक कोशिकीय भी नहीं है। हम लोग बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो हम लोगों में जो विभाजन है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। नाम से समझ में आ रहा है। समसूत्री का मतलब क्या है बेटा? समान सूत्र। और सूत्र का मतलब गुण सूत्र। समान गुण सूत्र हो। क्या हो? समान गुण सूत्र हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। मतलब ऐसा विभाजन जो सेल विभाजित होकर क्या बना दे? सेल में विभाजन हुआ है फिर भी जो नई कोशिकाएं बनी हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहे। गुणसूत्रों की संख्या समान रहे। चलो बताओ, ह्यूमन में जो सेल होती है, कोशिका है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 23 जोड़ी।
जब भी कभी ऐसा जोड़ी वाला बोला जाएगा तो इसको हम लोग डिप्लॉयड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉयड। 2n कहेंगे। क्या कहेंगे? डिप्लॉयड, क्योंकि डबल है ना, 23 दूनी 46, 23 के जोड़ी में है, तो 23 जोड़ी डिप्लॉयड कोशिका है। ये जब विभाजित होगी, यह इसी प्रकार से विभाजित होगी, पहले अंतरावस्था, फिर केंद्रक विभाजन, फिर कोश का विभाजन। इससे क्या बनेंगी? दो नई कोशिकाएं बनेंगी, और ये भी कैसी होंगी? 2n ही होंगी। जितने क्रोमोसोम इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे। इसी को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये कैसी है? द्विगुणित कोशिका है। कैसी है? द्विगुणित कोशिका है, डिप्लॉयड सेल है। कैसी है? डिप्लॉयड सेल होती है। अगर डिप्लॉयड सेल का समसूत्री विभाजन करेंगे तो क्या मिलता है आपको? दो नई डॉटर सेल्स मिलती हैं, वो भी कैसी होती हैं? डिप्लॉयड ही होती हैं। अगर मैं एक हैप्लॉयड कोशिका दूं, अगुणित कोशिका दूं, मतलब सिर्फ 23 गुणसूत्र जिसमें हूं, वो कोशिका दे दें विभाजन के लिए, तो क्या होगा? हैप्लॉयड मतलब आधे क्रोमोसोम, हैप्लॉयड मतलब आधे क्रोमोसोम हो, 46 नहीं, हम अब 23 हैं अकेले, तो जितने जैसा दिया है वैसी ही दो सेल बना के दे देगा। अगर हैप्लॉयड दोगे तो हैप्लॉयड ही बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी? हैप्लॉयड ही बन जाती हैं। इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है, या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जो भी कोशिका दी जाती है, ठीक वैसी ही कोशिका बना देता है, एक बार में डिवाइड करेगा और ये इस प्रकार से बना देगा। यहां पे क्या लिखा है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या लिखा है? अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा कर देगा। जितनी भी आप गुणसूत्र की सेल दोगे उसको आधा करके ये दे देगा। ये जनरली डिप्लॉयड सेल में ही होता है, हैप्लॉयड सेल में नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉयड का आधा नहीं होगा, एन का आधा नहीं करेंगे। हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। कहां पर होता है? सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही होता है। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित कोशिका में होता है। द्विगुणित मतलब गुणसूत्र डबल हो, गुणसूत्र जोड़ी में पाए जाएं तो डिप्लॉयड, और अगर जोड़ी में नहीं है तो अगुणित, हैप्लॉयड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हैप्लॉयड। तो इसको अगर आप 2n कोशिका दोगे, क्या दोगे? 2n कोई कोशिका दे देते हैं, तो इसमें सबसे पहला डिवीजन होगा जिसमें दो सेल बनेंगी, ये दो सेल बनेंगी, और ये होंगी हैप्लॉयड। ये कैसी होंगी? हैप्लॉयड, एन वाली बनेंगी। कैसी बनेंगी? एन। और इसमें फिर से डिवीजन होगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा, और ये 1 2 3 4 हैप्लॉयड, हैप्लॉयड सभी एन वाली होंगी। सभी कैसी होंगी? एन वाली कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, देख रहा होगा, रिडक्शनल डिवीजन है। यहां पे मियोसिस 1 हुआ है। क्या हुआ है? मियोसिस 1, और ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 दो फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। डिटेल आपको 11th में पढ़नी है, अभी उतना नहीं ध्यान देना। सिंपल सा, डिप्लॉयड कोशिका दोगे तो 4 हैप्लॉयड कोशिकाएं बना के देता है। कितने देता है? 4। ये अंतर है, आपको अंतर लिखने को ही आते हैं, आएगा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। तो आपका पहला अंतर, समसूत्री विभाजन द्विगुणित और अगुणित दोनों कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित कोशिका में ही संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन में जो कोशिका दोगे वैसे ही बना देता है, उतने ही गुणसूत्र रहते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जितने गुणसूत्र की कोशिका देंगे उसका आधा गुणसूत्र की कोशिकाएं बनाता है। यहां पर एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, और यहां पर 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये आपके डिफरेंस हैं, नोट कर लेना कॉपी में। क्या बोला? समसूत्री में एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है, और अर्धसूत्री में एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है, जिनमें गुणसूत्र आधा पाया जाता है, हैप्लॉयड पाया जाता है। अगर आपने इसको डिप्लॉयड सेल दी, यहां पे डिप्लॉयड सेल दिया, तो इसने क्या बना दिया? 4 हैप्लॉयड कोशिकाएं बनाई। क्लियर? अब बात आता है ये होता कहां पर है, तो ये पॉइंट अच्छा है, नोट कीजिए। जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन होता है दैहिक कोशिकाओं में। कहां पर होता है? दैहिक कोशिकाओं में होता है। दैहिक कोशिकाएं मतलब बॉडी सेल्स। सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। अगर आपके हाथ में स्किन निकल रही है, दूसरी नई सेल बन रही है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। कहीं चोट लग गई और फिर वो घाव भर रहा है, तब भी कौन सा विभाजन हो रहा है?
समसूत्री विभाजन हो रहा है। मतलब ओवरऑल पूरे शरीर में कहीं भी नई कोशिकाएं बनेंगी तो समसूत्री विभाजन से बनती हैं, सिर्फ एक जगह छोड़कर। अपवाद क्या है? अपवाद है युग्मक कोशिका का। क्या? युग्मक मात्र कोशिका लिखें, युग्मक मात्र कोशिका। गैमीट मदर सेल, क्या बोल रहा हूं? गैमीट मदर सेल जो होती हैं, जो गैमीट बनाने का काम करती हैं, उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में और क्या बोलते हैं? गैमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। गैमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। जैसे जो मेल होगा, मेल में टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस वृषण जो होते हैं, उसमें जो विभाजन होता है युग्मक मदर कोशिका में, उससे 4 नए शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 शुक्राणु बनेंगे। एक कोशिका विभाजन से कितने बनेंगे? 4 शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म एक युग्मक है। क्या है? युग्मक है। इसको बनाने के लिए कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होती हैं? ओवरीज होती हैं। क्या होती हैं? ओवरी होती हैं। अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाणु बोलूं, अंडाशय, अंडाशय लिख लो। अंडाशय होता है, ओवरी क्या है? अंडाशय है। इसमें क्या बनते हैं? ओवा बनते हैं। क्या बनते हैं? ओवा बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, एग्स बनते हैं। ये भी क्या है? गैमीट होते हैं। और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि जब दो हैप्लॉइड्स, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं बना दे रहा हूं छोटा सा, एक स्पर्म है और एक ओवा है। ये क्या है? ओवा। ये स्पर्म है और ये ओवा है। दोनों हैप्लॉइड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक कोशिका बनेगी जो n+n से 2n हो जाएगी। इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और यही जाइगोट जो है उसी से हम लोग बने हुए हैं। यही जाइगोट में बार बार सेल डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल्स बनेंगी और यही बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो हम लोग इन्हीं से बने हैं, गैमीट से बने हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा क्रोमोसोम नंबर हमेशा समान रहता है, उस गड़बड़ नहीं होती। मान लो अगर डायरेक्ट डिप्लॉइड सेल ही होती, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, मिलते तो 4n बन जाती। क्या बन जाती? 4n। और हम लोगों में क्रोमोसोम तो 2n अवस्था में होते हैं ना। सभी जीवों में 2n अवस्था में ही पाए जाते हैं, डबल होते हैं, बस 4 गुने नहीं होंगे। उसकी आगे वाली जनरेशन में क्या होता? अगर 4 ही रहते तो 4 मिलके 8n बनते, तो इंसान तो नहीं रहता, कुछ और ही बनता। समझे? तो यहां पे सिंपल सा गैमीट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझे? ये कुछ डिफरेंस है। ये दैहिक कोशिकाओं में होगा, ये युग्मक मात्र कोशिकाओं में होता है। ये जो है समसूत्री विभाजन में कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, वैसी सेल बनाता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं। इसलिए एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ट्विंस छोड़ दो, जुड़वा छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं और समानताएं भी होती हैं। तभी तो देख के बता देते हैं कि देखो ये भाई बहन हैं, ये इनके लड़का लग रहे हैं या इनकी बिटिया लग रही है। तो कैसे बता पाते हैं? इनमें कुछ वेरिएशंस भी हैं और सिमिलरिटीज भी हो जाती हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के। और ये आपका कोश का विभाजन इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट क्या? ये 4 सेल बनेंगी या 2 सेल बनेंगी, उसके बाद क्या होगा? कोश का विभाजन होगा। एनिमल में अलग प्रकार से होता है और प्लांट्स में अलग होगा। एनिमल में फरो मेथड से होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होता है। वो अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूं। ये आपका जो सेल वाला चैप्टर है वो आज हम लोगों का हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो नीचे नंबर दिया गया है, इंस्टा आईडी है, ईमेल आईडी है, आप वहां पे डीएम कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपका उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से
पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।